हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, परंतु अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए, हम उनके प्रति उदासीन रहे। अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये तो हमारे अंदर बस चुका है, घर कर चुका है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और जिसकी आज़ादी के पीछे सैकड़ों लोगों के खून, पसीने और बलिदान की कहानी अमर है। एंड विद दैट इंडिया वोड टू इट्स पीपल टू परस्यू द पाथ ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता का रास्ता। ऐसा नहीं है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंजीनियरिंग, मार्वल्स एक्सेट्रा की बात कोई आज से शुरू हुई है, या फिर हम चाइना, अमेरिका और जापान जैसे देशों को देखते हैं साइंस एंड टेक में आगे बढ़ते हुए और उनसे कम्पीट या उनसे बेहतर बनने के लिए कोई आज जागरूक हुए। इंडिया सिंस इट्स फ्रीडम हैज द स्टैंड टू फोकस अपॉन बिल्डिंग द नेशन थ्रू यूज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज एंड इंटेलेक्ट, ताकि हमारा देश भी इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली दूसरे देशों को बराबर की टक्कर दे सके। हमारा देश शुरू से ऐसा ही है। इकोनॉमिक्स, स्पेस, डिफेंस, मेडिकल, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा ऐसे टेम्परामेंट वाला। और इन्हीं सब के बीच इंडिया का सबसे बड़ा एम्बिशन था टू बिकम एन इंडिजिनस अनशेकेबल न्यूक्लियर पावर। लेकिन आज ये बोलना जितना आसान है, ये रास्ता कभी उतना आसान था नहीं भारत के लिए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वो सबसे पहले ऐसे लीडर बने जिन्होंने भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की ज़रूरत को आगे रखा। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के लगभग 200 साल की प्रताड़ना और लूट से हुए नुकसान और इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन में हुए वायलेंस के नुकसान से अभी भी इंडिया रिकवर कर सकता है, अगर वो अपने आप को साइंस एंड टेक में पावरफुल कर ले तो। हम वैसे भी इन सब वजहों से दुनिया से लगभग 20 से 30 साल पीछे चल रहे थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में। ग्लोबली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास 1940 से ही तेजी से फैलने लगा था। खैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भरोसा दिखाया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम जानते हैं एज फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नेहरू जी और दोराबजी टाटा ट्रस्ट के मिले ग्रांट की मदद से बनाया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। लेकिन इन सब के बीच उस टाइम पर हमारा देश गांधी जी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था और नेहरू जी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर मददगार है तो खतरनाक भी बहुत है। इसलिए उन्होंने इसके इस्तेमाल की छूट सिर्फ एनर्जी जनरेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन वगैरह जैसे एरिया में ही दी, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं दी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भाभा और उनकी टीम ने अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का काम शुरू किया और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में योगदान दिया। और जब हम यूरेनियम की खदानें खोल देंगे तो फिर हम इस देश के हर गांव, हर शहर, हर घर में बिजली पहुंचा सकते हैं। You sure about that one? जी बिल्कुल। And ensured the sustainability of nuclear power for future generation in India। और इसमें भी होमी भाभा ये जानते थे कि इंडिया के पास यूरेनियम नेचुरली नहीं है, जो कि बेहद अहम कड़ी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, लेकिन थोरियम भारत के पास अधिक मात्रा में है। तो इसमें भी उन्होंने अपने दिमाग का शानदार इस्तेमाल करते हुए यूरेनियम से प्लूटोनियम, उससे यूरेनियम 233 आइसोटोप और उसको अबंडेंट थोरियम के साथ मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस इन यूरेनियम टू मिनिमम, ताकि हमें यूरेनियम का इंपोर्ट कम से कम करना पड़े।
ये शानदार दिमाग देख के लगता है कि हमारे देश में कितना पोटेंशियल था और है। हम जुगाड़ से भी काम निकाल लेते हैं। इसलिए हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बाकी देशों के मुकाबले दुगुना तिगुना कम दाम में स्पेसक्राफ्ट बना के सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं। खैर, भारत के इन सभी न्यूक्लियर एडवांसेस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन और एडवांस्ड देशों ने पैनी नज़र बनाई हुई थी। उन्हें भारत की न्यूक्लियर क्षमता का अंदाज़ा यहाँ से लग चुका था, इसलिए उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, एक ऐसी कम्युनिटी बनाने के लिए जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सके। अभी भारत ने तो न्यूक्लियर वेपन बनाने का सोचा भी नहीं था, तब भी इतना हड़कंप मचा हुआ था। साथ ही भारत को पाकिस्तान की तरफ से भी अनगिनत चुनौतियां मिल रही थी, लेकिन भारत ने ये सब इग्नोर किया और अपनी नीड पे काम करता रहा। लेकिन पासा तब पलटा जब इंडिया चाइना वॉर हुई 1962 में, जिसमें चाइना की ओवरवेलमिंग विक्ट्री हुई और इंडिया को मैसिव ह्यूमिलिएटिंग लॉस का सामना करना पड़ा। On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. Nehru was shocked. The damage had been done. India suffered a traumatic experience. And for Nehru, it was a stab in the back. But he accepted the responsibility for the reverses. इस वॉर में ना ही यूनाइटेड स्टेट्स ने, ना ही सोवियत यूनियन ने, किसी ने भी इंडिया की हेल्प नहीं की थी। साथ ही 1964 में चाइना ने पहला सक्सेसफुल एटॉमिक टेस्ट भी कर लिया था, जिसने भारत के लीडर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब न्यूक्लियर एनर्जी को किसी और इस्तेमाल में लाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 1962 वाली सिचुएशन दोबारा नहीं दोहराएंगे। इंडिया को समझ आ चुका था कि ना ही उसे कोई मदद मिली और ना ही कोई मदद मिलने वाली है, इसलिए उसने अपने आप को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से अलग किया और अपना इतिहास खुद अपने हाथों से रचने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। साथ ही 1966 में होमी भाभा की भी मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। एक के बाद एक भारत ने 2 लोगों को खो दिया जो भारत के न्यूक्लियर एजेंडा से जुड़े हुए थे, पर असल पिक्चर तो अब शुरू हुई थी। ईयर 1968 में आई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें था कि P5 या बिग 5 जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के तौर पर माने रहेंगी और इस ट्रीटी में साइन करने वाली बाकी कंट्रीज फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगी। भारत ने इस ट्रीटी को साइन करने से साफ इनकार कर दिया, वो भी डंके की चोट पर, इस बात का हवाला देते हुए कि जब भारत को ज़रूरत थी तब किसी ने उसकी मदद नहीं करी। 1970s में भारत के पास वो सारे औजार, विचार और क्षमता सब कुछ था न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए अपने बलबूते पे, और इस आग को और हवा देने का काम किया 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर ने, और उससे भी ऊपर यूएसए एंड चाइना ने जो साथ दिया पाकिस्तान का उसने। लेकिन इन दोनों की मदद के बावजूद भी 1971 वॉर में भारत की शानदार जीत हुई और इसके साथ हमारे सोवियत यूनियन के साथ रिश्ते मजबूत बने और पार्टनरशिप बनी, और सोवियत यूनियन ने भी भारत को प्रोत्साहित किया अपने न्यूक्लियर एजेंडा के साथ आगे बढ़ने के लिए। फाइनली ऑन May 18, 1974 तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में इंडिया ने कंडक्ट किया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण, राजस्थान, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण 1, जिसके साथ ही भारत ने विश्व को ये साफ कर दिया कि वह खुद की रक्षा करने में समर्थ था और रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात थी, भारत के इस परमाणु परीक्षण से वेस्ट को मिर्ची लग गई और इसी के साथ कनाडा ने भारत को न्यूक्लियर असिस्टेंस देने से साफ मना कर दिया। साथ ही यूएसए ने भी भारत पर हेवी सैंक्शंस लगा दिए, जिससे भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मटेरियल मिलना ही बंद हो गया और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
1983 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डीआरडीओ की फंडिंग बढ़ा दी ताकि वो अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी को और बढ़ा सके। लेकिन जहां एक तरफ भारत सरकार न्यूक्लियर वेपन बनाने पर जोर दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूएसए भारत पर दबाव बना रहा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने को। लेकिन भारत किसी तरह के दबाव में नहीं आना चाहता था और ना ही अपने इतने सालों की मेहनत पर पानी फिरने देना चाहता था। फिर वही बात हुई, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए लाई गई कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑफ 1996, जिसमें ये लिखा था कि अब फ्यूचर में कोई भी देश नए न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी और भारत को भी ये करने से साफ मना कर दिया गया। लेकिन भारत ये ठान चुका था कि उसे न्यूक्लियर पावर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, ना कोई ट्रीटी ना कोई सैंक्शन। और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये बात पता थी, इसलिए उसने भारत पर नज़र रखना शुरू कर दिया अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू। वो सैटेलाइट जो $1 बिलियन से भी ज़्यादा कीमत की थी। लेकिन इतनी महंगी सैटेलाइट भी वो नहीं पकड़ पाई जो उस दिन चल रहा था हमारे इंडियन डेजर्ट में, पोखरन राजस्थान में। 1998 में हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के आइडिया को और भी धमकम से मानते थे और भारत को परमाणु शक्ति बनते देखना चाहते थे। इसलिए भारत की न्यूक्लियर वेपन नामक इस आग को और घी मिलता ही चला गया। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और उस समय के बार्क के हेड राजगोपाला चिदम्बरम को न्यूक्लियर टेस्ट करने की हरी झंडी दे दी गई, लेकिन ये बात का ध्यान रखते हुए कि ये काम बहुत सफाई से बिना किसी की नजर में आए करना है, इसलिए ज्यादातर काम पोखरन में रात में होता था। दिन में कैमोफ्लेज या कवर कर दिया जाता था कि अमेरिकन सैटेलाइट्स को धोखे में रखा जा सके। फाइनली ऑन 11 एंड 13 में इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया, डिटोनेटिंग 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस इन पोखरन राजस्थान, जिसे हम पोखरन 2 कहते हैं, जिसके साथ इंडिया का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया न्यूक्लियर क्लब में एज द 6th कंट्री टू हैव टेस्टेड वेपनाइज्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। P5 में 6th की एंट्री बड़ी हीरो वाली रही, लेकिन इसके बाद भी वेस्ट हमसे नाराज ही रहा, यूएसए सैंक्शन लगाता रहा। बट कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था, हमारा देश न्यूक्लियर पावर बन चुका था, देशवासी अब सब गर्व से भर चुके थे और इंटरनेशनली हम एक पावर बन के उभर आए थे। लगाते रहो सैंक्शंस। करेंटली इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के एजेंडे को फॉलो करता है। ये साफ करता है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पर हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी तरह का बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक होता है इंडिया पे, तो फिर इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकता है। भारत के इस न्यूक्लियर नेशन बनने की कहानी में बहुत उतार चढ़ाव रहे, किसी का साथ नहीं मिला, इतना प्रेशर रहा, लेकिन सफलता फिर भी मिली। और ये कहानी हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, उतार चढ़ाव हो, लेकिन मन में जज्बा है और मेहनत की है तो सफलता को कदम चूमना ही पड़ता है। जय हिंद।